Dear students, today for the completion of the first lesson, I am just going to explain the third part, that is the last part of the first lesson, the best Christmas present in the world. I hope all the three parts of video will make you enabled to do good in exams that have been illustrated in lucid manners. Please look page number 10 and listen explanation in Hindi for better understanding the plot of the story. Now I am going to start the paragraph. Please listen carefully. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept away all night. I kept awake all night. By morning, I knew what I had to do. I drove into Bridport, just a few miles away. I asked Abba, walking his dog, where Copper Beaches was. House number 12 turned out to be nothing but a turned out cell, the roof gaping, the windows boarded up. इतना का मीनिंग आप समझ लें, क्योंकि हिंदी एक्सप्लेनेशन का मतलब यही है कि 2-4 लाइन पढ़ के आपको बताया जाए ताकि आपको हिंदी मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने अपने पत्र को अच्छे से मोड़ा, फ़ोल्ड किया और उसको एनवेलप के अंदर यानी लिफ़ाफ़े के अंदर बड़ी सावधानी से डाल दिया। मैं रात भर जगा रहा। सुबह तक मैं जान गया कि मुझे क्या करना है। मैं ब्रिडपोर्ट गया, जो कुछ ही मील दूर हमसे था। ब्रिडपोर्ट मैं वहाँ गया। मैं देखा कि एक लड़का अपने कुत्ते के साथ टहल रहा है। मैंने उससे पूछा कि कॉपर बीच कहाँ है, आप बता सकते हैं? तो वो बच्चा बोला कि हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग, यानी हाउस नंबर 12 है यहाँ से वहाँ, वही आपका जगह है जो पता है, टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट सेल, और वो कुछ है ही नहीं, यानी कि वो बिल्कुल बर्न्ड आउट हो गया है, यानी बिल्कुल जल गया है और छिलके की तरह पड़ गया है। उसका रूफ जो है खुला हुआ है, यानी छत खुला हुआ है, जल कर खुला हुआ, क्योंकि आग लग गई थी तो जल कर उसका छत जो है टूट गया है, खुल गया है और ओपन हो गया है बिल्कुल। विंडो बोर्डेड अप हो गया है, यानी लकड़ी से ढकी हुई खिड़कियों वाला वो विंडो हो गया है। और इस तरह से आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द whereabouts of Mrs. McPherson's. Oh, yes, said the old man in his slippers. He knew her well. अब वो उस घर का जो कंडीशन था वो कंडीशंस बता दिया। मैं आगे बढ़ा उस घर के दरवाजे के पास, तो अगले दरवाजे को मैंने खटखटाया और मैं पूछा कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जो जानता है मिसेज़ मैकफर्सन का पता? हाँ, एक बूढ़ा आदमी निकल कर बाहर आए, जो स्लीपर्स में थे बिल्कुल, और निकल कर बाहर आए। वो बताया कि हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं उनका पता। वो एक बहुत प्यारी सी खूबसूरत बूढ़ी सी औरत हैं। उन्होंने मुझसे कहा, लेकिन वो कुछ चिंतित रहती हैं, कुछ उदास रहती हैं, चिंतित रहती हैं, कन्फ्यूज़्ड रहती हैं। लेकिन उनके चिंतित रहने के पीछे हमको एज उनका कारण लगता है। एज फैक्टर हो सकता है, क्योंकि वो बहुत ही बूढ़ी हैं। उनका एज भी ये इंटाइटल बन सकता है। क्या वो नहीं है? क्या वो इतनी बूढ़ी नहीं है? वो तो लगभग 101 साल की हैं। 101 ईयर्स ओल्ड। वो 101 साल की हैं वो। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर। वो घर में थीं उस समय उनके घर में आग लग गई, यानी जब उनके घर में आग लगी तब वो उस घर में ही थीं। कोई भी नहीं जानता था कि आग लगी कैसे, लेकिन ये संभावनाएं थीं। ये उम्मीद की जा रही थी कि ये आग कैंडल से ही लगी होगी, वो क्योंकि वो हमेशा कैंडल का इस्तेमाल करती थी बिजली के अपेक्षा। शी यूज्ड कैंडल्स रेदर देन इलेक्ट्रिसिटी। वो हमेशा कैंडल्स का इस्तेमाल करती थी इलेक्ट्रिसिटी के अपेक्षा। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वो ऐसा सोचती थी अक्सर कि इलेक्ट्रिसिटी जो है काफ़ी एक्सपेंसिव है, यानी बहुत ही खर्चीला है कैंडल के अपेक्षा।
The fireman got her out just in time. उसी समय फायरमैन, आग बुझाने वाला आदमी आया और उस समय पे पहुंच गया उनके पास, उनको बचा लिया। नाउ शी वॉज इन नर्सिंग होम, अब वो नर्सिंग होम में हैं। ही टोल्ड मी, वो आदमी हमसे बताया कि बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम जो है उसी में है वो, ऑन द डॉर्चेस्टर रोड, ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, यानी शहर के दूसरी ओर डॉर्चेस्टर रोड पे वो बर्लिंगटन हाउस है और वही बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम है। नाउ प्लीज लिसन द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. मैं बर्लिंगटन हाउस तो पा लिया, यानी पा क्या लिया, बर्लिंगटन हाउस हम पहुंच गए, हमें मिल गया बर्लिंगटन हाउस, और जो नर्सिंग होम था बड़ी आसानी से हमें मिल गया। वहाँ जब हम पहुँचे तो देखे कि वहाँ पेपर से बनी हुई चेन बरामदे में लगी हुई, हॉलवे का मतलब वरांडा होता है, तो वरांडे में लगी हुई है, और लाइटेड क्रिसमस ट्री खड़ी है कॉर्नर में, कोने में एक बहुत ही चमकती हुई क्रिसमस के पेड़ खड़ी हुई है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक झुका हुआ देवता का प्रतीक था। तो I said I was a friend come to visit Mrs. McPherson's to bring her a Christmas present. I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. The matron had a hat on too and seemed happy enough to see me. मैंने कहा, मैं तो मित्र हूँ, मैं आया हूँ मिसेस मैकफरसन के पास और उनके लिए लाया हूँ क्रिसमस प्रेजेंट। मैं तो देख सकता हूँ उनके डाइनिंग रूम से, मैं उन्हें देख सकता हूँ। डाइनिंग रूम यानी भोजन कक्ष, है ना, तो मैं उनके भोजन कक्ष में झांक कर देख सकता हूँ। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग, और ये साफ साफ दिखाई पड़ सकता है कि हर व्यक्ति वहाँ जो है पेपर हैट पहने हुए है, यानी पेपर से बने हुए टोपी पहने हुए है, और सब कोई गाना गा रहा है, हर कोई वहाँ गाना गा रहा है। और गाने की जो एक बोल है, वो जो लाइन है, वो लाइन है कि गुड किंग वेंसेलस। तो ये एक गाना है जो इंग्लिश सॉन्ग है। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, यानी वो जो मैट्रन थी, मुख्य जो डॉक्टर जिसको बोलते हैं, वो भी ऐसी ही टोपी पहनी हुई थी। मुझे देखकर काफ़ी खुश प्रतीत हो रही थी, वो काफ़ी खुश थी मुझे देखकर। सी एवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, मिन्स पाई को अंडरलाइन कर देंगे। मिन्स पाई, तो मिन्स पाई का मतलब होता है छोटी छोटी गुच्छियाँ, यानी फूलों के छोटे छोटे गुच्छे। उन्होंने हमें ऑफ़र किया। ये कौन ऑफ़र किए, यानी डॉक्टर ने, मैट्रन ने, जो मुख्य डॉक्टर थी, उन्होंने ऑफ़र किया मुझे फूलों के छोटे छोटे गुच्छे। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर और मुझे अपने साथ वो लेकर गई कॉरिडोर में। मिसेज मैकफरसन इज़ नॉट इन विथ द अदर्स, यानी मिसेज मैकफरसन्स को आज अन्य लोगों से नहीं मिलना है। शी टोल्ड मी शी इज़ रेदर कन्फ्यूज्ड टुडे, उन्होंने कहा मुझसे कि मिसेज मैकफरसन थोड़ी सी आज परेशान हैं। सो वी थॉट, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि यह तो सबसे अच्छा यही होगा कि वहाँ वो कुछ आराम करें। शी हैड ए गुड रेस्ट, यानी उन परेशानी की वजह से हम लोगों ने ये सोचा कि अच्छा ये होगा कि वो आराम ही करें, इसलिए वो अकेले ही हैं। शी हैज़ नो फैमिली, उनके पास कोई परिवार नहीं है। यू नो नो वन विजिट्स, आप जानते हैं कोई उनके पास आता ही नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज्ड टू सी यू, मैं बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि वो निश्चित ही काफ़ी खुश होंगी आपको देख कर के, क्योंकि उनके पास कोई आता ही नहीं है, इसलिए आपको जब देखेंगे वो काफ़ी खुश होंगी। शी टूक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स,
all around and left me। और इस तरह से आपको देखकर तो काफ़ी खुश होंगी, वह मुझे कांच से बने कक्ष में लेकर चली गई, जहाँ लकड़ी की तीलियों से बनी कुर्सियाँ रखी हुई थी, और वहाँ पर मुझे उसी कुर्सी पर मुझे उन्होंने बैठा दिया, जहाँ पर पौधे जो कुछ पॉट में प्लांट्स लगाए गए थे, कुछ बर्तन में प्लांट्स लगाए गए थे, उसी पौधों के वो पास मुझे बैठा दिया गया और वो चली गई। मुझे वहीं पर वो बैठा दी, चारों तरफ पौधे लगे हुए थे। Now listen the third paragraph. The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. She had silver white chair point into a wispy bun. यहाँ पॉइंट और विस्पी बन ये दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, इसको अंडरलाइन कर देंगे हम और उसका मीनिंग भी लिख लेंगे। तो पॉइंट इंटू विस्पी बन, इसका मतलब होता है पतली पतली चोटियों से बनी हुई एक चोटी, विस्पी बन, बन चोटी को बोलते हैं। तो वो द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, जो बूढ़ी औरत थी वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी, उनके हाथ जो थे वो उनके गोद में मुड़े हुए थे, यानी अपने हाथों को अपने गोद में फोल्ड की हुई थी। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर, और उनकी जो बाल थी वो सिल्वर थी, सफ़ेद थी, यानी सुनहले सफ़ेद थी, और अपने पतली पतली चोटियों को एक चोटी में बांध कर रखी हुई थी। सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो एक टक निहार रही थी, गार्डन की तरफ देख रही थी। गेजिंग को भी आप चाहें तो अंडरलाइन कर सकते हैं, एक टक देखना। हेलो आई सेड, हेलो मैंने कहा। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वो घूमी और मेरी तरफ देखी, पीछे की तरफ घूम गई और मेरी तरफ देखी, लेकिन जो उनके देखने का वो एक जो तरीका था वो वैकेंटली था, यानी अनजाना भाव था, है ना। वैकेंटली का मतलब होता है अनजाना भाव, अनजाने से भाव को लेकर वो हमारी तरफ देखी। हैप्पी क्रिसमस कहनी, यानी क्रिसमस मुबारक हो कहनी। आई वेंट ऑन, मैंने कहा, तो मैं आगे बढ़ा। आई फाउंड दिस, मैंने इसे पाया। आई थिंक इट इज़ योर्स, मैं सोचता हूँ ये तो आपका ही है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जो मैं बोल ही रहा था, चूँकि मैं बोल रहा था, उनसे बातें कर रहा था, उस क्षण उनकी आँखें जो हैं मुझसे हट नहीं रही थी, मेरे चेहरे से नहीं हट रही थी, यानी उनकी आँखें, उनकी निगाहें मेरे चेहरे पर लगी हुई थी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला। एंड गिव इट टू हर, मैंने उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लाइट अप विथ रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम suffused with a sudden glow of happiness. I explained about the desk, about how I had found it, but I do not think she was listening. For a while she said nothing, but stroked the letter tenderly with her fingertips. That was, I opened the tin box and gave it to her. मैंने टिन बॉक्स को खोला और उनको दे दिया। वो ऐसा क्षण था कि उनकी आंखें जो है चमक रही थीं। उस क्षण पे उनकी आंखों में एक चमक थी और एक पहचान वाली चमक थी। एंड हर फेस बिकेम सफस्ट, और उनकी जो चेहरे थे वो पूरा का पूरा खुशी से भरा हुआ था, यानी उनकी चेहरे खुशी से चमक उठी थी, खुशियाँ चमक उठी थी उनके चेहरे पर विथ ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस की चमक थी, खुशी की चमक थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने जो वर्णन किया वो डेस्क के बारे में वर्णन किया, सारी बातें हमने बताई उनको कि ये पत्र कहाँ से मिला हमको, कैसे मिला, कहाँ थी ये पत्र, मैंने उस डेस्क के बारे में बता दी। जो रोल टॉप डेस्क था जो हमको शॉप में मिला था। अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कैसे मैं इसे को पा लिया। बट आई डू नॉट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि वो हमारे बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं। कुछ क्षण के बाद उन्होंने मुझसे कहा,
यानी वो लेडी कुछ क्षण के बाद मुझसे, यानी मेरा उनका ध्यान मेरे तरफ गया ही नहीं और कुछ क्षण तक उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली। स्ट्रोक्ड का जो मतलब होता है वो होता है सहलाना, पैटेड करना, मूव्ड हैंड्स जेंटली ऑन समथिंग, किसी चीज़ पर अपने हाथ को फेर देना और बहुत विनम्रता से फेरना, उसको कहते हैं स्ट्रोक्ड। इसलिए इसको अंडरलाइन कर दें स्ट्रोक को, डिफ़िकल्ट वर्ड से कुछ। तो बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली, बड़े ही कोमलता से अपने हाथ को उन्होंने आगे बढ़ाया और उसे पकड़ा, पत्र को, विथ हर फिंगर टिप्स, अपने हाथों की उंगलियों से पकड़ा। Suddenly she reached out and took my hand. Her eyes were filled with tears. You told me you would come home by Christmas, dearest, she said. And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. अचानक उसने मेरे प्रति रुचि दिखाई और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसकी आँखों में आँसू आँसू थी, यानी आँसुओं से आँखें भरी हुई थी। उन्होंने मुझसे कहा, आपने कहा था कि प्रिय तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे। उसने कहा, यानी मिसेज मैकफर्सन ने कहा कि आपने कहा था कि प्रिय तुम क्रिसमस तक तो घर आ जाओगे, और ये तुम ही हो जो दुनिया में क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तुम तोहफ़ा हो। मेरे पास आ जाओ प्रिय जिम, और बैठ जाओ। Now I am going to read out the last paragraph of this lesson. I sat down beside her and she kissed my cheek. I read I read your letter so often, Jim. Every day I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are back. You can read it to me yourself. Would you do that for me, Jim dear? I just want to hear your voice again. I would love that so much. And then perhaps we will have some tea. I have made you a nice Christmas cake, marzipan all around. I know how much you love marzipan. मैं उसके पास बैठ गया। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास ही बैठ गया, बगल में बैठ गया। और एंड शी किस्ड माई चिक, और उन्होंने क्या किया कि मेरे गाल पर एक चुम्बन दिया, मेरे गाल को चूम लिया। मैंने मैं अक्सर जो है तुम्हारा पत्र पढ़ती थी, मैं अक्सर तुम्हारा पत्र पढ़ती थी। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम। जिम से वो बोल रही हैं कि मैं अक्सर तुम्हारा पत्र पढ़ा करती थी और हर रोज़ पढ़ा करती थी। मैं चाहती थी तुम्हारा आवाज़ सुनना, और इट वॉज़ मेड मी फील यू वेयर विथ यू, मैं महसूस ऐसा करती थी कि तुम मेरे ही साथ हो। एंड हाउ यू आर, तुम कैसे हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट, और अब तुम तो आ गए हो, वापस आ गए हो। अब तो तुम खुद मेरे पास मेरे लिए इस पत्र को पढ़ सकते हो, यानी इस पत्र को तुम तो खुद ही मेरे लिए पढ़ोगे अब। और वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम, प्यारे जिम, क्या तुम मेरे लिए इस पत्र को पढ़ोगे। मैं तुम्हारी आवाज़ पुनः सुनना चाहती हूँ, फिर से तुम्हारी आवाज़ मैं सुनना चाहती हूँ, यह मुझे बहुत ही अच्छी लगेगी। आई वुड लव दैट सो मच, इसका मतलब हुआ कि ये जब तुम पढ़ोगे और तुम्हारी आवाज़ मैं सुनूंगी तो मुझे बहुत ही अच्छी लगेगी, और फिर हम शायद कुछ चाय एक साथ बैठकर चाय पी लेंगे। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा सा क्रिसमस केक बनाया है जिसके चारों ओर जो मार्जिपन का लेपन किया हुआ है। मार्जिपन का जो लेपन होता है वो एक कवरिंग होता है स्वीट लेयर का, और वो स्वीट लेयर जो बनता है वो बादाम, वो अंडों का लेपन होता है, वो कवर होता है जो केक के ऊपर लगा होता है। और वो जानती थी मिस मैकफर्सन्स कि जिम को बहुत ही अच्छा लगता है मार्जिपन, इसलिए वो बहुत ही बढ़िया क्रिसमस केक बनाई हुई थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हें इस प्रकार के लेपन का केक कितना अच्छा लगता है। वो बोल रही हैं कि आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो मार्जिपन को। दैट्स ऑल।
If that is the over of these lessons. Now I would like to say you that if you like and satisfied with this lucid manner of teaching, please subscribe.